बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम यूनिट 1 करेंगे मैथमेटिक्स की। यूनिट 1 में स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 है आपके पास नंबर सिस्टम का। जो यूनिट 1 है वो है नंबर सिस्टम की। तो आज हम यहाँ पे स्टूडेंट नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं ये देखेंगे, और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपके एग्जाम में भी आता है, वो ये है कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस थ्योरम को भी हम लोग इसका भी प्रूव करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। नंबर सिस्टम में स्टूडेंट ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, और इसके अलावा जो छोटी क्लासें हैं 8, 7 में ये नंबर सिस्टम आप पढ़ चुके हैं। और आज हम इसका थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू करेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो थ्योरम है वो करेंगे। तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम है दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेकंड नंबर सिस्टम आपके पास है होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम कैपिटल W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। इसी तरीके से जो थर्ड नंबर सिस्टम है दैट इज इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम कैपिटल Z के साथ यानी कैपिटल Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होते हैं 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं अगर आपके सामने एक रियल लाइन ड्रा करूं, और इस रियल लाइन पे इस पॉइंट को 0 कहूं, तो 0 के राइट साइड पे जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और 0 से लेफ्ट साइड पे जो होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, जैसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसके बाद जो नंबर सिस्टम है दैट आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q। अगर किसी नंबर को आप P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। रेशनल नंबर्स को हम यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल में, रेशनल नंबर्स की एग्जांपल में 1/2 है, 3 है, 9/7 है, 100 है, -3 है। तो दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, क्योंकि इन सारे नंबर्स को हम P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1/2 में P 1 है, Q 2 है, और 3 में स्टूडेंट जस्ट 3 जो है ये एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी ना हो, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी ना हो तो क्या होता है? 1 होता है। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता है, तो इट मींस कि इसका P जो है वो 3 है, और जो Q है वो क्या है? वो आपके पास 1 है। इसी तरीके से 100 है, -3 है, -9/5 है। दीज आर ऑल रेशनल नंबर्स। ये सारे आपके पास क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। रेशनल नंबर्स के ऊपर दो कंडीशंस है स्टूडेंट कि वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी यहां पर जो रेशनल नंबर्स को हम P बाई Q की फॉर्म में लिखते हैं, इसमें P और Q दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए? Z से बिलोंग करने चाहिए। Z मींस के सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में जो Q है वो 0 नहीं हो सकता है। जैसे अगर लेट्स सपोज मैं एक नंबर लिखता हूं 3/0, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, यानी Q क्या आ रहा है? यहां पर P 3 है, Q क्या है? 0 है। तो इट मींस कि ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन में यह है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। इसी तरीके से जो फिफ्थ नंबर सिस्टम है दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इरेशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ
p by q यानी q डैश इज नॉट इक्वल टू p by q है। इरेशनल नंबर्स के ऊपर भी ये दो कंडीशन है, where p and q should belongs to z and q should not equal to 0। इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल में स्टूडेंट आपके पास जैसे जितने भी प्राइम नंबर्स है उनका स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल नंबर्स होता है। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, अगर 2 इटसेल्फ रैशनल है, लेकिन अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 जो है वो इटसेल्फ रैशनल नंबर है, यानी 3 अगर मैं कहूं तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन अगर इसके ऊपर अंडर रूट 3 लगा लें तो ये क्या होगा, आपके पास इरेशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से 5 एक प्राइम नंबर है, 5 इटसेल्फ एक रैशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्राइम नंबर है। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, पाई है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होती है, 22/7 के इक्वल होती है। तो दीज आर ऑल रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो ये सारे आपके पास क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। ये याद रखें स्टूडेंट के प्राइम नंबर्स इटसेल्फ रैशनल है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आपने इस यूनिट में पढ़ना है नंबर सिस्टम की, दैट इज रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होते हैं क्यू यूनियन क्यू डैश के। यानी आपके पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की यूनियन ले लें, क्यू इज रैशनल नंबर, क्यू डैश इज इरेशनल नंबर, और इन दोनों की यूनियन जो होगी वो क्या होगी, रियल नंबर्स होगी। यानी रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिलाकर अगर कोई नाम दिया जाए तो वो आपके पास क्या होगा, वो रियल नंबर्स होंगे। इसी तरीके से लास्ट नंबर सिस्टम है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैपिटल सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वो नंबर होते हैं जिनको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे 2 + 3 आयोटा है, तो इसमें जो पहला पार्ट है a, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और सेकंड पार्ट जो है आयोटा b में जो b है, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट एंड आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर जैसे 2 + 3 आयोटा है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 + 3 आयोटा में 2 इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो 3 है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो आपके पास आयोटा आ रहा है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। 3 इज इमेजिनरी पार्ट एंड आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो आयोटा आपके पास क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो यहां तक आपने नंबर सिस्टम को कंप्लीट करना है। अब स्टूडेंट हम जरा रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मजीद एलाबोरेट करके समझते हैं कि कौन से नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं और कौन से नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो बेसिकली रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के ऊपर फोकस है। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को समझने के लिए एक फ्रैक्शन होती है, तो उसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज एक सिंपल सी फ्रैक्शन में लेता हूं, ये 1/2 लेता हूं। अगर किसी फ्रैक्शंस को मैं इस फॉर्म में लिखूं, 1/2 की फॉर्म में लिखूं, तो दैट इज कॉमन फ्रैक्शन। यानी ये आपके पास क्या कहलाएगी, कॉमन फ्रैक्शंस कहलाएगी। लेकिन अगर मैं इस 1/2 को पॉइंट की फॉर्म में लिखूं, तो 1/2 जो होता है वो पॉइंट की फॉर्म में क्या होता है, 0.5 होता है। यानी 1 को अगर 2 के साथ डिवाइड करें तो ऊपर पॉइंट लगाएंगे, नीचे 1 के साथ क्या लगाएंगे, 0, तो 2 5 10, तो ये क्या आता है 0.5। अगर 1/2 को हम 0.5 की फॉर्म में लिखें तो दिस इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। तो इट मींस कि एक ही फ्रैक्शन हो तो उसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है, कॉमन फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है और डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे ये देखना है कि जो फ्रैक्शंस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है। तो याद रखें कि फ्रैक्शंस जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती है। एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती है, फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और सेकंड टाइप जो होती है वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती है। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सेकंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। तो ये दो टाइप्स की फ्रैक्शन होती है। अब हम जरा समझते हैं एग्जांपल के जरिए कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कौन सी होती है और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कौन सी होती है।
टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस वो होती है जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो काउंटेबल हो, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो गिने जा सकते हों, वो लिमिटेड हो। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट्स के बाद डिजिट्स जो हैं वो लिमिटेड हो यानी महदूद हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 1/2 है, तो 1/2 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये 0.5 होता है। तो इट मींस के पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं, एक ही डिजिट आ रहा है यानी काउंटेबल डिजिट है, तो इट मींस के इट इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसी तरीके से 1/4 है, तो 1/4 को आप 0.25 लिख सकते हैं। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें भी पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो काउंटेबल हुए। इसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो अनकाउंटेबल हो या अनलिमिटेड हो, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो गिने ना जा सकते हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज 1/3 है, अब अगर 1/3 को मैं डेसिमल फॉर्म में लिखता हूं तो 1/3 करना होगा, 1 छोटा है तो ऊपर पॉइंट लगा के इधर 0 लगाना होगा, 3 3 9, फिर रिमाइंडर आएगा 1, फिर 0 लगाना होगा, 3 3 9, फिर रिमाइंडर आएगा 1, तो इसी तरीके से फिर 3 3 9, तो इट मींस कि 1/3 इक्वल होगा 0.33 एंड सो ऑन, क्योंकि इस डिवीजन में ये 3 क्या रहेगा, पॉइंट के बाद कंटिन्यू रहेगा क्योंकि रिमाइंडर 1 आता जाएगा और 3 कंटिन्यू रहता जाएगा। इसी तरीके से आप 1/9 कर सकते हैं विच इज आ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। या पाई की वैल्यू ले लें, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है। ये एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती, 22/7 किसके इक्वल होता है, 3.1428 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये 22/7 को डेसिमल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है ये अनकाउंटेबल है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसके अलावा √2 है, √2 जो होता है वो इक्वल होता है, लेट्स सपोज 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.1567, इसी तरीके से ये √2 होता है। तो दीज आर ऑल नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बिकॉज पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। अब टर्मिनेटिंग की कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसकी भी आगे 2 मजीद टाइप्स आती हैं, यानी टर्मिनेटिंग तो यहीं पे एंड हो जाता है और नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है इसकी आगे मजीद 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक टाइप जो होती है वो आपके पास रिकरिंग फ्रैक्शन होती है या इसको रिपीटिंग कहा जाता है, रिकरिंग और रिपीटिंग फ्रैक्शन कहा जाता है, रिकरिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। और सेकंड जो टाइप होगी वो नॉन रिकरिंग होगी या नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन होगी, यानी ऐसी फ्रैक्शंस आर नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शंस होगी। ये 2 टाइप्स होंगी किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस की। अब रिकरिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कौन सी होती है, ऐसी फ्रैक्शंस, ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जिसमें पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हो, या एक ही डिजिट रिपीट हो रहा हो या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा हो, तो उस तरह की फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में 1/3 है, 1/3 में इसमें पॉइंट के बाद अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो पॉइंट के बाद 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इट मींस कि 1/3 जो है वो आपके पास एक रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप 0.456456 एंड सो ऑन, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, 4 5 6 यानी 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इट मींस के ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग रिकरिंग टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहेंगे। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास 0.33 यहां पर आपको नजर आ रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.3 लिख के ऊपर एक पॉइंट लगा देते हैं। इस 3 के ऊपर पॉइंट शो करता है, ये 3 के ऊपर एक पॉइंट लगाया, ये शो करता है कि यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 0.456 है, फिर 456 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.456 लिख के इनके ऊपर एक
4 के भी ऊपर पॉइंट लगाएंगे, 5 के ऊपर भी पॉइंट लगाएंगे, 6 के ऊपर भी पॉइंट लगाएंगे। इट मींस के इट रिपीटेड इनफाइनाइटली, यानी ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। या हम क्या करते हैं कि इनके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। तो इस तरीके से भी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जो नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस होती है वो कौन सी होती है, ये हमने चेक करना है। तो नॉन रिकरिंग या नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस होती है या नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होगी। ये नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग होगी। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस और नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कौन सी होती है। अब नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसमें पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगला डिजिट क्या आएगा। जैसे आपके पास 22/7 में ये 3.1428 है, तो 8 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअल डिवीजन करें तो तब आपको पता चलेगा कि 8 के बाद क्या आएगा। इसी तरीके से लेट्स सपोज √2 किसके इक्वल है, 1.1567 एंड सो ऑन है। तो इस 7 के बाद क्या आएगा हमें कुछ पता नहीं है जब तक हम इसकी डिवीजन ना करें या स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड ना करें कैलकुलेटर के जरिए या किसी भी मेथड से, तब तक हमें नहीं पता चलेगा। तो इट मींस के इसमें जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये इसलिए क्या कहलाएंगे, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस कहलाएंगे। तो अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे ये देखना है कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। याद रखें कि जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं ये हमेशा रेशनल नंबर्स को शो करते हैं, यानी ये आपके पास रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 1/2 इज अ रेशनल नंबर है, 1/4 इज अ रेशनल नंबर है। तो हमेशा याद रखें कि जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स थी। जो फर्स्ट टाइप थी वो रिकरिंग थी या रिपीटिंग फ्रैक्शंस थी। तो ये जो रिकरिंग फ्रैक्शंस होते हैं ये भी रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी इनको हम p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1/3 है या 0.333 एंड सो ऑन है या 0.456456 एंड सो ऑन है। तो दीज आर ऑल रेशनल नंबर्स, इनको हम p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग की ये जो टाइप है, नॉन रिकरिंग जो टाइप है या नॉन रिपीटिंग जो टाइप है, ये क्या होते हैं, ये इररेशनल नंबर होते हैं, यानी ये q डैश के इक्वल होते हैं, यानी इसको हम p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब हुआ कि √2 क्या होता है, एक इररेशनल नंबर होता है। इसी तरीके से जो पाई की वैल्यू है वो भी क्या है, एक इररेशनल नंबर है। यहाँ पे स्टूडेंट पाई की वैल्यू 22/7 लिखी हुई है, तो इसके साथ अप्रोक्सीमेटली लिखी हुई है। तो इसका मतलब होता है कि पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, यानी इसके तकरीबन इक्वल है, इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो ये याद रखना है आपने। तो इट मींस कि जो पाई होता है वो हमेशा क्या होता है, एक इररेशनल नंबर होता है, बिकॉज पाई इज अ नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन। इसी तरीके से √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, जितने भी प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट है वो सब के सब नॉन रिकरिंग है। और नॉन रिकरिंग होने की वजह से ये क्या होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट है वो सारे के सारे क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये आपके पास इररेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स की एक क्या थी, इंट्रोडक्शंस थी। अब आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है बुक की, और एग्जांपल है प्रूव दैट √2 इज एन इररेशनल नंबर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आता है, तो इसको आपने केयरफुली करना है। हमने यहाँ पे ये साबित करना है कि √2 जो है वो एक इररेशनल नंबर है। तो इस बात को साबित करना है, तो इसको साबित करने के लिए, इसका प्रूफ करने के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज करते हैं, सपोज √2 इज आ रेशनल नंबर। यानी हमने यहाँ पे ये सपोज किया है कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है।
और हमें पता है कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। तो यानी रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले ये फर्ज किया है कि अंडर रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इट मीन्स के अंडर रूट 2 को फिर हम p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट मीन्स के अंडर रूट 2 को अगर p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सपोज किया है कि अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। अब दूसरी बात ये याद रखें स्टूडेंट कि जो आपके पास रेशनल नंबर्स होते हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोवेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है हमेशा। यानी जैसे मैं अगर आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 3/9 लिखता हूं, अगर 3/9 जो है ये आपके पास रेशनल नंबर है तो फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म मींस के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 3 3 9, 3 3 1, 3 1 3, 3 3 9, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, 1/3 होती है। तो 1/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3/9, क्योंकि 1 और 3 में जो है वो 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इट मींस कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर अंडर रूट 2 को सपोज किया है इरेशनल नंबर, और अगर रेशनल नंबर, तो फिर हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर अगर ये p बाई क्यू रेशनल नंबर है तो इट मींस कि वेयर p बाई क्यू इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यहाँ पर जो p बाई क्यू होगा वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म में होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं स्टूडेंट जिसमें आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो इट मींस कि p बाई क्यू रेशनल नंबर है तो फिर इसको हर हाल में सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब q जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, p बाई क्यू किसके इक्वल है, अंडर रूट 2 के इक्वल है। तो q सेकंड साइड पे जाके अंडर रूट 2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो p किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट 2 इंटू q के इक्वल आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इसके दोनों, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें तो ये अंडर रूट 2 इंटू क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे p स्क्वायर आ जाएगा। तो p स्क्वायर किसके इक्वल होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, और q का स्क्वायर क्या होगा, q स्क्वायर होगा। तो इट मींस कि p स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है, 2q स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे समझना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, p स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, 2 इंटू क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब यह है कि p स्क्वायर के दो फैक्टर्स बने हुए हैं, फर्स्ट फैक्टर इज 2 और सेकंड फैक्टर आपके पास क्या है, q स्क्वायर है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे p के ऊपर स्क्वायर है, तो ये शो कर रहा है कि p जो है वो x स्क्वायर्ड वैल्यू है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर्ड वैल्यू है। अब ये बात याद रखें कि बाय थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर्स कोई भी प्राइम नंबर जो है वो किसी स्क्वायर्ड वैल्यू का फैक्टर अगर है तो वो तभी हो सकता है जब उसमें कम से कम यानी एटलीस्ट वो 2 टाइम्स क्या कर रहा हो, उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे लेट्स सपोज इस बात को आप एग्जांपल ही समझें, जैसे मैं कहता हूं 36 के लिखता हूं, मैं अगर 36 के फैक्टर बनाता हूं तो 36 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 1 2 2 18 36 2 9 18 3 3 9 3 1 3। तो इट मींस के 36 के जो फैक्टर्स आते हैं वो 2 और 3 आ रहे हैं, और 36 का जो पहला फैक्टर है दैट इज 2, और 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो इट मींस कि 36 के अंदर, और 36 जो है वो एक स्क्वायर्ड वैल्यू है, क्योंकि 36 को आप 6 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और 2 जो है वो 6 स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो इट मींस कि 2 जो है फिर इसके अंदर एटलीस्ट कम से कम 2 बार आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी आ सकता है, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, 2 बार आना चाहिए।
तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। इसी तरीके से 3 भी इस 36 का एक फैक्टर है और 36 जो है वो स्क्वायर्ड वैल्यू है और इट मींस कि 3 जो है वो इस 36 के अंदर कम से कम कितनी बार एग्जिस्ट करना चाहिए, 2 टाइम्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इट मींस कि यहाँ पे 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई भी प्राइम नंबर जो है वो किसी स्क्वायर्ड वैल्यू का फैक्टर तब हो सकता है जब वो उसमें कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम क्या कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो। तो हम लिख सकते हैं बाय थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर, by theory of prime number, by theory of prime number, a prime number can be factor of a squared value only if it exists in it at least 2 times। यानी थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर के मुताबिक एक प्राइम नंबर जो है वो किसी स्क्वायर्ड वैल्यू का फैक्टर तभी हो सकता है जब वो उस स्क्वायर्ड वैल्यू के अंदर कम से कम 2 बार आ रहा हो। अब यहाँ पे देखें इक्वेशंस 2 में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे 2 फैक्टर है, लेफ्ट हैंड साइड पे p स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे 2 फैक्टर है, एक फैक्टर जो है वो 2 है और सेकंड फैक्टर जो है वो q स्क्वायर है। यानी p स्क्वायर के 2 फैक्टर्स हैं, फर्स्ट फैक्टर इज 2 एंड सेकंड फैक्टर इज q स्क्वायर। जो फर्स्ट फैक्टर 2 है ये हमें पता है 2 इज अ प्राइम नंबर और 2 प्राइम नंबर है तो इट मींस कि 2 जो है वो इस स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर्ड वैल्यू है तो इट मींस कि 2 जो है वो इस p स्क्वायर के अंदर एटलीस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए, यानी कम से कम 2 बार होना चाहिए। एक बार तो ये बाहर ऑलरेडी मौजूद है, दूसरा जो 2 होगा वो इस q स्क्वायर के अंदर हिडन है, यानी q स्क्वायर के अंदर छुपा हुआ है। हम क्या करते हैं कि उस q स्क्वायर से दूसरे फैक्टर को, इस q स्क्वायर के अंदर जो दूसरा फैक्टर है 2 यानी सेकंड फैक्टर जो है वो 2 है, वो इस q स्क्वायर से बाहर निकाल लेते हैं तो p स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 तो ये ऑलरेडी था और प्राइम नंबर की थ्योरी के मुताबिक अगर 2 प्राइम नंबर है तो फिर इसके अंदर प्राइम नंबर जो 2 है वो एटलीस्ट 2 टाइम होना चाहिए और जो एक 2 तो हमारे सामने मौजूद है, दूसरा 2 यानी जो सेकंड 2 होगा वो इस q स्क्वायर के अंदर छुपा हुआ है। उस 2 को हम इस q स्क्वायर से बाहर निकाल लेते हैं तो उससे ये q स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे 36 के आपके पास मैं लिखता हूं 2 इंटू 18 लिखता हूं। अब हमें पता है कि 36 एक स्क्वायर्ड वैल्यू है यानी 6 स्क्वायर है और इसका एक फैक्टर 2 है तो फिर एक और फैक्टर 2 होना चाहिए जो कि इसका फैक्टर होना चाहिए। तो इट मींस कि जो सेकंड 2 है वो इस 18 के दरमियान छुपा हुआ है तो हम इस 18 से वो 2 बाहर निकाल के इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे 18 भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 9 होगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जहां पर फर्स्ट 2 आपके पास है, सेकंड 2 q स्क्वायर के अंदर छुपा हुआ है, उस q स्क्वायर में से 2 बाहर निकालेंगे तो q स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम उस चेंज जो हो जाएगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, p डैश स्क्वायर का नाम दे देंगे। यानी q स्क्वायर में से अगर 2 को निकाल लेंगे बाहर तो वो भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे जहां पर 18 में से 2 बाहर निकाला था तो 18 चेंज होके क्या हो गया था, 9 हो गया था। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से जहां पर जनरली क्या होगा, q स्क्वायर भी चेंज होगा तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, p डैश स्क्वायर का नाम दे देंगे। तो ये 4p डैश स्क्वायर विल बी द p स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 4p डैश स्क्वायर के इक्वल आएगा। यहां से p किसके इक्वल आएगा, 2p डैश के इक्वल आएगा। यानी दोनों साइड से क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन 3 है इसको पुट करते हैं किसमें, इन इक्वेशन 2 में।
इक्वेशंस 2 में या इक्वेशंस 1 में किसी एक में पुट करते हैं तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशंस 2 में अगर पुट करें तो पी स्क्वायर किसके इक्वल है, इक्वेशंस 2 में पी स्क्वायर इक्वल है 2 इंटू क्यू स्क्वायर के इक्वल है। तो इट मींस के हम यहाँ पर पी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 2p डैश स्क्वायर के साथ रिप्लेस करेंगे और राइट हैंड साइड पे जो 2q स्क्वायर है उसको हम क्या लिखेंगे, सॉरी p स्क्वायर है, p स्क्वायर तो आपके पास 4p डैश स्क्वायर हो जाएगा, यानी p की जगह अगर हम लोग 2p डैश पुट करेंगे तो ये 4p डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मींस के 4p डैश स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 2q स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहां से अगर आप इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो यहां से q स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये 2 2 4 तो p स्क्वायर इक्वल आएगा 2 इंटू p डैश स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट वही बात दोबारा हो गई कि q स्क्वायर के दो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट फैक्टर इज 2 और सेकंड फैक्टर इज p डैश स्क्वायर। जो फर्स्ट फैक्टर 2 है दैट इज अ प्राइम नंबर, और कोई भी प्राइम नंबर किसी स्क्वायर्ड वैल्यू का फैक्टर तब हो सकता है जब उसमें एटलीस्ट 2 टाइम्स आ जाए। तो इट मींस कि q स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है और जो सेकंड 2 है वो इस p डैश स्क्वायर के अंदर छुपा हुआ है, तो उसको बाहर निकालेंगे हम p डैश स्क्वायर में से, तो p डैश भी उसकी वजह से चेंज हो जाएगा। तो p डैश को हम क्या नाम दे देते हैं, q डैश स्क्वायर का नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4q डैश स्क्वायर आ जाएगा। अब q स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4q डैश स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो q किसके इक्वल आ जाएगा, 2q डैश के इक्वल आ जाएगा। तो इस मींस के 2q स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर आप जरा गौर से देखें और इसको p बाई q की फॉर्म में लिखें तो फ्रॉम इक्वेशन 3 p किसके इक्वल आ गया, 2p डैश के इक्वल आ गया, और फ्रॉम इक्वेशन 4 q किसके इक्वल आ गया, 2q डैश के इक्वल आ गया। तो इट मींस कि हमने जब सिंप्लीफाई करके देखा तो p की और q में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी दोनों में 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो शुरू में हमने क्या कहा था कि p बाई q को क्या सपोज किया था, अंडर रूट 2 सपोज, p बाई q को रेशनल नंबर, सॉरी अंडर रूट 2 को रेशनल नंबर सपोज किया था, और हमें पता था कि जो p अगर रेशनल नंबर है तो फिर जो p बाई q है उसको किस में लिखा जाना चाहिए, सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी जो सपोजिशन है वो गलत साबित हुई, क्योंकि यहाँ पर p और q में दो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं 2, यानी इट मींस कि हम कह सकते हैं कि p एंड q आर नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, p और q जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो फिर हमारी जो सपोजिशन थी कि suppose that under root 2 is a rational number, ये सपोजिशन क्या करती है, कंट्राडिक्ट कर जाती है, यानी गलत साबित होती है। तो इसका मतलब होता है कि which contradict our supposition, यानी जो कि हमारी सपोजिशन को क्या करती है कि कंट्राडिक्ट करती है। तो अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो फिर वो क्या होना चाहिए, इररेशनल नंबर होना चाहिए, यानी अंडर रूट 2 को हमने रेशनल नंबर सपोज किया था, और अगर कोई नंबर रेशनल नंबर ना हो तो फिर उसके लिए एक ही चांस बच जाता है, वो क्या बच जाता है कि वो इररेशनल नंबर ही होगा, तो कोई और चांस हो ही नहीं सकता। तो विच कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, जो कि हमारी सपोजिशन को कंट्राडिक्ट करती है, यानी गलत साबित करती है। हिंस अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, जो अंडर रूट 2 होगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो ये आपके पास इसका क्या था, प्रूफ था।